सो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। जैसे कि प्रीवियस सेशन में हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स के बारे में बात कर रहे थे। हम लोगों ने डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी कि सिंगल फेज से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं की जा सकती है, जिसके कारण पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड देखने के लिए मिलेगी और जिसके कारण बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में टॉर्क का डेवलपमेंट होगा, जिसके कारण मशीन रन नहीं कर पाएगी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, क्योंकि जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में टॉर्क डेवलप हो रहा है उतना ही बैकवर्ड डायरेक्शन में टॉर्क डेवलप हो रहा है, जिसके कारण मशीन इनिशिएट नहीं होगी टू स्टार्ट, राइट। तो सिंगल फेज इंडक्शन मशीन को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग मेथडोलॉजी के थ्रू कुछ क्लासिफिकेशंस किए गए थे। जैसे कि फर्स्ट क्लासिफिकेशन था रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर का, सेकंड क्लासिफिकेशन था कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का, थर्ड क्लासिफिकेशन था कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का, जो कि परमानेंट कैपेसिटर मोटर होते हैं। तो सिंगल फेज को हम लोग टू फेजेस में स्प्लिट कर रहे थे ऑक्सिलरी वाइंडिंग के थ्रू, जिसके थ्रू टू फेजेस के थ्रू रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर में क्रिएट होगी और मशीन पर्टिकुलर डायरेक्शन में रन करना इनिशिएट कर देती थी। जब मशीन इनिशिएट कर दी हुई है रन करना और 75 to 80% ऑफ द रेटेड स्पीड के बराबर पहुंच चुकी है रन करना, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में थ्रू दी हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्विच हम लोग ऑक्सिलरी वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर देते थे एंड मेन वाइंडिंग के थ्रू ही मशीन फर्दर रन करती थी, इजंट इट। तो कुछ टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों को ऑब्जर्व हुआ डिफरेंट डिफरेंट मेथोडोलॉजी के थ्रू। रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर में अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री के अप्रॉक्सीमेट होती है, जबकि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर्स में अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री के अप्रॉक्सीमेट होती है एंड कैपेसिटर रन मोटर में, जो कि परमानेंट कैपेसिटर मोटर होता है, उसमें अल्फा की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 90 डिग्री होती है, जो कि बोथ स्टार्टिंग एंड रनिंग के कंडीशन में एग्जिस्ट करती है, राइट। तो इतना सब डिस्कशन करने के बाद आज हम लोग फर्दर जो क्लासिफिकेशन है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन वाइज सैडेड पोल मोटर, उनके बारे में डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन कि हम लोग गेट एकेडमी के चैनल पे हैं एंड आरआरबी जेई 2024 में 7900 प्लस पोस्ट है। गेट एकेडमी का जो कोर्स है CBT 1 499 में अवेलेबल है, CBT 1 प्लस CBT 2 777 में अवेलेबल है। जैसे कि CBT 1 का एग्जामिनेशन कंडक्ट हो चुका है, जितने भी एग्जामिनेशन थे जितने भी शिफ्ट में थे सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं, आज 18 तारीख है। तो अब बचता है CBT 2 में अगर आप एनरोल करते हैं तो जितने भी सब्जेक्ट मेंशन है CBT 2 में आरआरबी जेई के ऑफिशियल सिलेबस में, वो सारे के सारे सब्जेक्ट इमीडिएट बेसिस पे सारे वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिसके कारण आपको फर्दर स्ट्रगल ना हो कोर्सेज को लर्न करने में, सब्जेक्ट्स को लर्न करने में, और आप अपने टाइम को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकें और स्टडी कर सकें, राइट। गेट 2027 का जो कोर्स है उसकी कोर्स प्राइस 5555 रुपीज़ है। गेट 2025 का कोर्स 2222 रुपीज़ में, 26 का कोर्स 3333 रुपीज़ में एंड 27 का जो कोर्स है वो 5555 रुपीज़ में अवेलेबल है। आरआरबी जेई SSC जेई 777 में कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम 777 में, ऑल स्टेट AE एग्जामिनेशन 777 में, स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो 999 में, ESC नॉन टेक्निकल जो कि UPSC का एग्जामिनेशन होता है, जिसमें ICT, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग और जो भी नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं वो आपको 777 में प्रोवाइड किए जाएंगे। गेट सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेज अवेलेबल हैं। उसके लिए आपको गेट एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी होगी कि अगर आप केवल और केवल नेटवर्क में इंटरेस्ट रखते हैं या पावर सिस्टम में इंटरेस्ट रखते हैं या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं या इलेक्ट्रिकल मशीन्स में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, कंट्रोल सिस्टम में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर सिग्नल सिस्टम में इंटरेस्ट रखते हैं या EMT में इंटरेस्ट रखते हैं या माइक्रो प्रोसेसर में इंटरेस्ट रखते हैं, तो इंडिविजुअल बेसिस पे इन कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हैं। अदरवाइज आप कॉम्बिनेशन के साथ भी
कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। उसके लिए आपको गेट एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी होगी। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज डिटेल्स फॉर गेट 2025 कोर्स, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 333 में अवेलेबल है गेट 2025 के लिए जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट 28, सब्जेक्ट वाइज बेसिक लेवल के टेस्ट 12, सब्जेक्ट वाइज एडवांस लेवल के टेस्ट 12, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट 14, फुल एंड मॉक टेस्ट फॉर गेट एग्जामिनेशन 10 टेस्ट, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 76 है। तो इन 76 टेस्ट को अगर आप बेहतरीन तरीके से अटेम्प्ट करके प्रिपेयर कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं, तो इससे आपको अपने सिली मिस्टेक्स का पता चलेगा कि कहाँ पे आप सिली मिस्टेक्स कंडक्ट कर रहे हैं एंड कैलकुलेशन में कहाँ पे मिस्टेक्स हो रहे हैं, कौन से वीक एरिया है, आपको कहाँ पे और न्यूमेरिकल सॉल्व करने की ज़रूरत है, कहाँ पे और कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने की ज़रूरत है, कहाँ पे और थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत है। जो रैंकर्स हैं, टॉप रैंकर्स, उनके साथ अपने रिजल्ट्स को कंपेयर करने का मौका मिलेगा कि उन्होंने पर्टिकुलर क्वेश्चन को कितने टाइम में सॉल्व किया, आपने कितना टाइम डिवोट किया। इस तरीके से चीज़ों को एनालाइज करके धीरे धीरे रेक्टिफाई करते हुए आप अपने रैंक को बेस्ट पॉसिबल रैंक तक लेके जा सकते हैं। और गेट एकेडमी की जो टेस्ट सीरीज है 76 टेस्ट जो डिजाइंड है ऑफिशियल गेट पेपर के अकॉर्डिंग डिजाइन है। जैसे कि ऑफिशियल गेट पेपर में कभी भी कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट आपको गेट एकेडमी के टेस्ट सीरीज में देखने के लिए मिलेगा। एज पर द गेट स्टैंडर्ड यूनिक क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं यहाँ पे, जो कि आपके कॉन्सेप्ट को और भी ज़्यादा बिल्डअप करने में हेल्प करेंगे आपका। जनरल एप्टीट्यूड का जो ई बुक है, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड गेट के एग्जामिनेशन में 13 से 15 मार्क्स का वेटेज रखता है, जो कि एक अच्छा खासा वेटेज है। किसी भी टेक्निकल सब्जेक्ट से ज़्यादा वेटेज जनरल एप्टीट्यूड का देखने के लिए मिलता है। एप्टीट्यूड ई बुक का क्यूआर कोड स्क्रीन के सामने, इस क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करते हैं तो एप्टीट्यूड के ई बुक तक आप पहुंच जाएंगे, जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 521 है। और ये बुक 222 में आपको अवेलेबल है। और इस बुक की खास बात यह है कि इसमें 15 ईयर्स प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल है, राइट, शॉर्ट पॉसिबल सॉल्यूशन के साथ अवेलेबल है कि आपको किसी भी तरीके का स्ट्रगल ना करना पड़े। और एप्टीट्यूड प्रिपरेशन करने वाइज ये जो एप्टीट्यूड की ई बुक है वो सफिशिएंट है, आपको कोई अदर रिसोर्सेस विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग सेशन में आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन में हम लोग शैडेड पोल इंडक्शन मोटर के बारे में डिस्कस करते हैं। शैडेड पोल इंडक्शन मोटर, शैडेड पोल इंडक्शन मोटर, राइट। तो शैडेड पोल इंडक्शन मोटर का जो क्लासिफिकेशन है वो कंस्ट्रक्शन वाइज किया गया है। जैसे कि प्रीवियस जो क्लासिफिकेशन थे वो स्टार्टिंग मैथडोलॉजी पे बेस्ड थे, और ये जो शैडेड पोल का कॉन्सेप्ट है वो कंस्ट्रक्शन पे बेस्ड है। कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जिसको हम लोग स्प्लिट पोल मोटर या फिर शैडेड पोल मोटर के नाम से जानते हैं। और एम इज टू क्रिएट द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विद सिंगल फेज सप्लाई। यही हमारा मेन एम है कि सिंगल फेज सप्लाई के हेल्प से आरएमएफ नहीं क्रिएट किया जा सकता है। तो आरएमएफ क्रिएट करना हमारा मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न है। तो आरएमएफ क्रिएट करने के लिए हम लोग सिंगल फेज को टू फेसेस में प्रीवियस केसेस में स्प्लिट करते थे, और टू फेसेस के हेल्प से स्मूथ आरएमएफ क्रिएट किया जा सकता था स्टेटर में, जिसके थ्रू मशीन रन करना इनिशिएट कर सकती थी। लेकिन स्प्लिट पोल मोटर में हम लोग स्प्लिट नहीं करेंगे टू फेसेस में, कंस्ट्रक्शनल कुछ चेंजेस करेंगे। क्या चेंजेस है वो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे, कि स्टेटर जो कि सॉलिड पोल ना यूज करके हम लोग यहाँ पे स्प्लिटेड पोल यूज करेंगे। दो पार्ट में पोल्स को डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे एक पोल देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे सेकंड पोल देखने के लिए मिल रहा है। ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्स हैं ये। और ये जो टॉप वाला पोल है यहाँ पे देखिए दो पार्ट में स्प्लिट किया हुआ है, और इस वाले छोटे वाले पार्ट में एक कॉपर रिंग, शैडेड रिंग के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, शैडेड रिंग या फिर कॉइल यहाँ पे इंसर्ट की हुई है। बॉटम वाले पार्ट में भी दो पार्ट में स्प्लिटेड पोल्स हैं, और यहाँ पे भी एक कॉपर रिंग हम लोग इंसर्ट किए हुए हैं, जिसको शैडेड रिंग या फिर कॉइल के नाम से हम लोग जान रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने नंबर ऑफ टर्न्स प्रोवाइड किया हुआ है। इस तरीके से नंबर ऑफ टर्न्स प्रोवाइड करते हुए सेकंड पोल में इंसर्ट करते हुए एंड सिंगल फेज सप्लाई यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं। जैसे ही सिंगल फेज हम लोग सप्लाई यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, इमीडिएटली करंट सर्कुलेट होना चालू होगी इन कॉइल्स में, और करंट कुछ इस डायरेक्शन में सर्कुलेट होगी। ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्स हम लोगों को क्रिएट करना है।
कुछ इस डायरेक्शन में करंट सर्कुलेट होना चालू होगी। अब करंट कैसा है, अल्टरनेटिंग करंट है, मींस दैट जीरो टू पॉजिटिव मैक्सिमम टू जीरो टू नेगेटिव मैक्सिमम टू जीरो, इस तरीके से करंट का जो वेव फॉर्म है सिंगल फेज सप्लाई का हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। करंट क्या है, टाइम के रेस्पेक्ट में ऑलवेज चेंज हो रही है। करंट का मैग्नीट्यूड कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेटेड है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में ये ऑलवेज चेंज हो रही है, राइट। कि फर्स्ट जीरो पोजीशन पे मैग्नीट्यूड कितना था, मैग्नीट्यूड जीरो देखने के लिए मिल रहा है 90 डिग्री पे पॉजिटिव मैक्सिमम, एंड देन सॉरी 90 डिग्री पे पॉजिटिव मैक्सिमम, 180 डिग्री पे अगेन जीरो, एंड 270 डिग्री पे अगेन नेगेटिव मैक्सिमम, एंड 360 डिग्री पे अगेन जीरो। इस तरीके से ये करंट का वेव फॉर्म चेंज हो रहा है, जीरो टू पॉजिटिव मैक्सिमम टू जीरो टू नेगेटिव मैक्सिमम टू जीरो। अब इस तरीके से करंट जब सर्कुलेट हो रही है इन कॉइल्स में, तो ऑब्वियस सी बात है, whenever there is a current there will be the induced flux lines as per the Oersted rule। तो immediately some flux lines as per the right hand thumb rule कि करंट अगर इस डायरेक्शन में है तो फ्लक्स लाइंस इस डायरेक्शन में देखने के लिए मिलेंगी, करंट अगर इस डायरेक्शन में तो फ्लक्स लाइंस डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने के लिए मिलेंगी। तो whenever there is a current there will be the induced flux lines। तो फ्लक्स लाइंस कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, राइट, फ्लक्स लाइंस कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगी। और अगेन यहाँ पे अगर करंट सर्कुलेट हो रहा है, जस्ट अ सेकंड, यहाँ से फ्लक्स लाइन से एग्जिट हो रही है एंड यहाँ पे इंटर कर रही है एज पर द ओरिएंटेशन ऑफ वाइंडिंग। तो देखिए फ्लक्स लाइंस, जैसे कि करंट साइनोसॉइडल था, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, तो फ्लक्स भी कैसा देखने के लिए मिलेगा आपको, साइनोसॉइडल फ्लक्स ही देखने के लिए मिलेगा, कुछ इस डायरेक्शन में। वेवफॉर्म जो है फ्लक्स का इस तरीके से ऑब्जर्व होगा। अब यहाँ पे हम लोग कुछ सेगमेंट में इसको डिवाइड करते हैं फॉर द बेटर एनालिसिस। तो यहाँ से यहाँ तक का जो सेगमेंट है इसको ए बी पोर्शन में हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट पोर्शन के नाम से जान रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है सेकंड पोर्शन है, जो कि बी टू सी का पार्ट देखने के लिए मिल रहा है, एंड सी टू डी वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक थर्ड पोर्शन ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग, एंड सो ऑन, राइट। तो ए टू बी वाले पोर्शन में क्या है कि फ्लक्स लाइंस, अगर ये सॉलिड पोल होता और यहाँ पे वाइंडिंग्स प्रोवाइडेड होती और करंट इंजेक्ट करते, तो पूरे के पूरे पोल से, पोल फेस से फ्लक्स लाइंस बाहर आती, पूरे के पूरे पोल फेस से फ्लक्स लाइंस बाहर आती। लेकिन ये स्प्लिट पोल है, स्प्लिट पोल दो पार्ट में डिवाइडेड पोल्स है, और यहाँ पे एक कॉइल यूज की गई है, जिसके कारण फ्लक्स लाइंस पूरे के पूरे पोल फेस में नहीं देखने के लिए मिलेंगी, केवल इस पोर्शन में देखने के लिए मिलेंगी। क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे कि अगर फ्लक्स साइनोसॉइडल है आपका, अगर कोई भी फ्लक्स साइनोसॉइडल है और ये किसी कंडक्टर से लिंक कर रहा है, तो एज पर द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वोल्टेजेस का डेवलपमेंट होगा इस कॉइल में, इस कॉपर शेडेड रिंग में, राइट। कि ये वाला जो कॉइल है वो चेंज इन फ्लक्स से इन्फ्लुएंस हो रहा है, कट कर रहा है, लिंक कर रहा है। तो एज पर द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पे वोल्टेजेस का डेवलपमेंट होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ देखने के लिए मिलेगा। और क्योंकि ये कॉपर रिंग जो है वो क्लोज बाय इट्स ओन है, क्लोज बाय इट्स ओन है, तो इमीडिएटली करंट का सर्कुलेशन होगा। और करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, करंट कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा कि करंट से प्रोड्यूस होने वाला जो फ्लक्स है, क्योंकि एज पर दी ऑस्टेड रूल कि किसी भी कॉइल में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इमीडिएटली वो फ्लक्स को जनरेट करेगा। तो करंट के थ्रू जो फ्लक्स क्रिएट हो रही है वो अपने ही कॉज को अपोज करेगी एज पर दी लेंज लॉ। एनीथिंग क्रिएटेड शुड अपोज कॉज ऑफ इट्स क्रिएशन इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायमेंशंस। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो रही है, फ्लक्स क्रिएट हो रही है, राइट। इस कॉइल के थ्रू, शेडेड कॉइल के थ्रू फ्लक्स क्रिएट हो रही है। इसका कॉज ऑफ क्रिएशन क्या है, करंट, कि कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है तब जाके फ्लक्स प्रोड्यूस हो रही है। करंट का कॉज ऑफ क्रिएशन क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। करंट का कॉज ऑफ क्रिएशन इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो क्या ये फ्लक्स करंट को अपोज करेगी, एनीथिंग क्रिएटेड शुड अपोज कॉज ऑफ इट्स क्रिएशन इन सेम डायमेंशन। डायमेंशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि फ्लक्स का डायमेंशन है वेबर्स, करंट का डायरेक्शन डायमेंशन है एम्पियर्स, वोल्टेजेस का डायमेंशन है वोल्ट।
तो फ्लक्स करंट को अपोज नहीं करेगी क्योंकि डायमेंशंस अलग अलग है। फ्लक्स इंड्यूस वोल्टेजेस को अपोज नहीं करेगी क्योंकि डायमेंशंस अलग अलग है। तो इंड्यूस वोल्टेज का कॉज ऑफ क्रिएशन क्या है, यहाँ पे वोल्टेजेस क्यों डेवलप हुई थी, बिकॉज अल्टरनेटिंग फ्लक्स इस कॉइल से लिंक कर रहा था, अल्टरनेटिंग फ्लक्स फाई इस कॉइल से लिंक कर रहा था। तो यहाँ से जो प्रोड्यूस्ड फाई है, इस फाई को हम लोग दूसरे कॉइल फाई के नाम से जान सकते हैं इन ऑर्डर टू सेग्रीगेट द कॉन्सेप्ट। तो इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो कॉज ऑफ क्रिएशन है वो फाई है, अल्टरनेटिंग फ्लक्स है, अल्टरनेटिंग फ्लक्स इस कॉइल से लिंक कर रहा था जिसके कारण इस कॉइल पे इंड्यूस्ड ईएमएफ सर्कुलेट इंड्यूस हो रहा था, राइट। तो इसका डायमेंशन क्या है, वेबर। तो ये वाली जो फ्लक्स क्रिएट हुई है फाई कॉइल, वो किसको अपोज करेगी, फाई को अपोज करेगी, फाई को अपोज करेगी एज पर द लेंज लॉ, एज पर द लेंज लॉ। तो इसका डायरेक्शन किस कुछ इस डायरेक्शन में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि टॉप से होती हुई फ्लक्स, अगर यहां से होती हुई फ्लक्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है तो यहां से होती हुई फ्लक्स अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगी, राइट, अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगी, जिसके कारण फ्लक्स का क्या होगा, अपोजिशन देखने के लिए मिल रहा है इस पर्टिकुलर पोर्शन में, स्प्लिटेड पोर्शन में, इस पर्टिकुलर पोर्शन में फ्लक्स का अपोजिशन देखने के लिए मिल रहा है। तो सारी की सारी फ्लक्स लाइंस यहाँ पे ना एक्यूमुलेट होके सारी की सारी फ्लक्स लाइंस यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएंगी, यहाँ पे इस डायरेक्शन में चेंज हो जाएंगी, राइट, डाइवर्टेड हो जाएंगी। होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। नेक्स्ट ए बी वाला पोर्शन कंप्लीट होता है, देन बी सी वाले पोर्शन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। बी सी वाले पोर्शन में अगर ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे जो फ्लक्स का मैग्नीट्यूड है वो फ्लैट देखने के लिए मिल रहा है, ऑलमोस्ट फ्लैट देखने के लिए मिल रहा है, फ्लैट इन द सेंस कांस्टेंट। यहाँ से यहाँ तक लार्ज मैग्नीट्यूड में फ्लक्स चेंज हो रहा था। बी टू सी वाले पोर्शन में, टॉप पोर्शन में फ्लैट फ्लक्स देखने के लिए मिल रहा है, फ्लैट का मतलब कांस्टेंट, राइट। तो अगर यहां से जो फ्लक्स क्रिएट हो रही है, जो टाइम वेरिंग फ्लक्स थी जिसका मैग्नीट्यूड हम लोग बी टू सी के पोर्शन में एनालाइज करें तो वो फ्लैट है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट फ्लक्स अगर यहां से फ्लो कर रही है, तो कांस्टेंट फ्लक्स अगर किसी कॉइल या रिंग से इंटरेक्ट करेगी, लिंक करेगी, तो किसी भी तरीके का कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट नहीं होगा, किसी भी तरीके का कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि चेंज इन फ्लक्स इंपॉर्टेंट है, राइट। अदरवाइज मोशन ऑफ कंडक्टर या मोशन ऑफ फील्ड इंपॉर्टेंट है, तब जाके वोल्टेजेस इंड्यूस होंगे एज पर द फैराडेज लॉ। तो जब फ्लक्स क्या है, टाइम इन वेरिंग नेचर का है, बी टू सी के पोर्शन में फ्लैट नेचर का है, तो चेंज इन फ्लक्स नहीं है, कॉइल रखा हुआ है यहाँ पे जो कि चेंज इन फ्लक्स नहीं कांस्टेंट फ्लक्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो इस कॉइल में, शेडेड रिंग में किसी भी तरीके का कोई वोल्टेजेस नहीं इंड्यूस होगा, किसी भी तरीके का कोई करंट नहीं सर्कुलेट होगा, किसी भी तरीके का कोई फ्लक्स नहीं जनरेट करेगा जो कि इस फ्लक्स को अपोज कर सके। तो ओवरऑल फ्लक्स बी टू सी वाले पोर्शन में पूरे के पूरे पोल फेस में डिस्ट्रीब्यूटेड देखने के लिए मिलेगा, पूरे के पूरे पोल फेस में डिस्ट्रीब्यूटेड फ्लक्स देखने के लिए मिलेगा। होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। सी टू डी वाले पोर्शन में अगर एनालाइज करें, सी टू डी वाले पोर्शन में, तो यहाँ पे अगेन फ्लक्स लाइंस क्या आती हैं, लार्ज मैग्नीट्यूड में चेंज हो रही है और डाउनवर्ड जा रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। तो यहां से जो फ्लक्स लाइंस अगर इस डायरेक्शन में जा रही है, राइट, अगर फ्लक्स इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो ये स्प्लिटेड पोल्स है, यहाँ पे रिंग लगा हुआ है, कॉपर रिंग, तो कि ये टाइम वेरिंग नेचर का फ्लक्स है जो कि स्टेशनरी कॉइल से लिंक करेगा, तो ऑटोमेटिकली सम काइंड ऑफ वोल्टेजेस इंड्यूस करेगा एज पर द फैराडेज लॉ, जो कि क्लोज बाय इट्स ओन है, इमीडिएटली करंट सर्कुलेट करेगा, करंट के कारण जो फ्लक्स कॉइल के थ्रू क्रिएट होगी, वो फ्लक्स का डायरेक्शन किस पे डिपेंड करेगा, उस फ्लक्स का जो डायरेक्शन है वो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग
कॉज ऑफ इट्स क्रिएशन को अपोज करेगा। फ्लक्स इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था जिसके कारण यहाँ पे ये वाली फ्लक्स क्रिएट हुई, तो यहाँ से फ्लक्स जो होगी इसको अपोज करेगी, मतलब फ्लक्स इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, तो मतलब इस पर्टिकुलर रीजन में फ्लक्स का अपोजिशन हो रहा है, तो सारी की सारी फ्लक्स लाइंस इस डायरेक्शन में एक्यूमुलेट हो जाएंगी, सारी की सारी फ्लक्स लाइंस इस डायरेक्शन में एक्यूमुलेट हो जाएंगी, इस डायरेक्शन में एक्यूमुलेट हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए कांस्टेंट फ्लक्स नहीं देखने के लिए मिल रहा है पोल्स के थ्रू, यहाँ पे फ्लक्स लाइंस यहाँ ऐसे चेंज हुई एंड देन पूरी के पूरे फेस में चेंज हुई एंड देन इस तरफ डाइवर्टेड हो गई, इस तरफ डाइवर्टेड हो गई। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिल रहा है कि नहीं, स्प्लिट पोल यूज करके रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिल रहा है कि पहले फ्लक्स इस डायरेक्शन में थी एंड देन पूरे के पूरी फ्लैट थी एंड फिर इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो गए, फ्लक्स की शिफ्टिंग देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पे जो स्पाइरल केज रोटर रखा हुआ है उसके कंडक्टर्स फ्लक्स की शिफ्टिंग के कारण, मूवमेंट के कारण चेंज इन फ्लक्स एक्सपीरियंस करेंगे, जिसके कारण रोटर कंडक्टर्स में वोल्टेजेस का डेवलपमेंट होगा, रोटर कंडक्टर्स में करंट सर्कुलेट होगा, रोटर कंडक्टर्स में फ्लक्स का जनरेशन होगा जो कि स्टेटर के फ्लक्स से इंटरेक्ट करके उसका मूवमेंट फर्दर हो पाएगा, टॉर्क का डेवलपमेंट हो पाएगा और जिसके कारण मशीन आपकी रन करना स्टार्ट कर देगी। इस मशीन को हम लोग जानते हैं स्प्लिट फेज मोटर के नाम से या शेडेड रिंग मोटर के नाम से हम लोग जान सकते हैं। वोल्टेज डेवलप्ड इन शेडेड रिंग, current will flow in such a way it should oppose cause of its creation. I think something wrong written here. तो यहाँ पे क्रिएशन होना चाहिए, कॉज ऑफ इट्स क्रिएशन। तो शेडेड पोल जो मोटर्स होते हैं उसमें टॉर्क का डेवलपमेंट वेरी स्मॉल होता है और टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा, स्टार्टिंग टॉर्क भी कम देखने के लिए मिलेगी एंड कुछ इस तरीके से ये टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक शेडेड पोल मशीन में देखने के लिए मिलेगी। मतलब ये भी एक कॉन्सेप्ट है, स्मॉल रेटेड मशीन्स में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब सारे के सारे मोटर जो कि प्रीवियसली हम लोगों ने एनालाइज किया हुआ है उसके टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक पे बात करें तो कैपेसिटर स्टार्ट एंड देन मोटर में हम लोग बात करें कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कि जब 80 to 90% ऑफ द रेटेड स्पीड पे पहुंच जाए तो ये फर्दर सेंट्रीफ्यूगल स्विच के हेल्प से ऑक्सिलरी वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो ये सिंगल फेज के थ्रू केवल मेन वाइंडिंग के थ्रू इतना ही टॉर्क का डेवलपमेंट होगा। तो इस तरीके से टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक कैपेसिटर स्टार्ट मोटर पे देखने के लिए कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर फिर परमानेंट कैपेसिटर मोटर में स्मूथ टॉर्क का डेवलपमेंट देखने के लिए, स्मूथ टॉर्क, राइट, लेस नॉइज। स्प्लिट फेज मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क का मैग्नीट्यूड कम देखने के लिए मिलता है एंड देन ये स्प्लिट फेज है तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज करते हैं, तो ये भी कुछ इसी तरीके से रनिंग के टाइम पे ऑक्सिलरी वाइंडिंग डिस्कनेक्ट करने की वजह से टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक इसका कुछ इस तरीके से ऑब्जर्व होता है। स्प्लिट फेज मोटर्स में क्योंकि अल्फा की वैल्यू कम होती है और टॉर्क जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है IM/IS साइन अल्फा के, साइन अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू कम होती है मतलब साइन अल्फा की वैल्यू कम होती है मतलब टॉर्क की वैल्यू कम देखने के लिए, वैल्यू कम देखने के लिए, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड कम देखने के लिए। शेडेड पोल मोटर्स में, शेडेड पोल मोटर में अगेन टॉर्क का डेवलपमेंट कम देखने के लिए सबसे ये कैपेसिटर रन मोटर कुछ इस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं आप। इन दोनों को सेग्रीगेट करने के लिए किया गया है ऐसा, अदरवाइज ये यहीं से स्टार्ट होगी, यहीं पे कैपेसिटर परमानेंट कैपेसिटर मोटर। तो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ये डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स के लिए ऑब्जर्व किया होगा। होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है वहाँ पे। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं।
आप चाहे तो हैंड नोट्स में अपने फॉर्म कर सकते हैं ये सारे कॉन्सेप्ट। तो फर्स्ट हम लोगों ने बात किया होता है रेजिस्टेंस स्प्लिट प्लेट मोटर्स के बारे में, देन कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के बारे में, एंड देन कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर के बारे में डिस्कस किया, एंड देन परमानेंट कैपेसिटर मोटर के बारे में बात की, एंड देन एट द लास्ट स्टैटिक पोल मोटर्स के बारे में बात की। तो ये सारी चीज़ें रेज करते हैं और ब्यूटीफुल मैनर में आप अपने हैंड रिटन नोट्स में ये कॉन्सेप्ट जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। मैं नोट डाउन कर लिया हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन में आगे हम लोग मिलते हैं किसी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट के साथ।